हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि हमने उठाए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम से। यूपी, एमपी और एचपीएससी यहाँ वाले एग्जामिनेशन से सवाल पिक किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बैंकिंग है। आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस के लिए आज का सेशन रेलिवेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत कुछ जानने को सीखने को आपको मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आइए फटाफट से अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखो जी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होगा जो किसी चीज के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करता होगा। ऑप्शंस दिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्पेसिफिक फोकस रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, इसका फोकस रहता है एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसका फोकस रहता है सिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने देखा कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं, ये सारे अपने अलग अलग स्पेसिफिक फोकस के लिए बनाए गए हैं। और इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर। तो सेबी जो है उसका फॉर्मेशन जो हुआ, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, वो आपसे पूछे जा रहे हैं जी। इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना है। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, कि हमारी जो सिक्योरिटीज मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट करना है। ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सेबी से जुड़े हुए हैं। और अगर आप सेबी एक्ट देखेंगे तो उसके प्रियम्बल के अंदर आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, अगला सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? देखो, एनएसई की जो स्थापना है वो हमारे पास हुई थी 1992 के अंदर। बीएसई पहले बना था, बीएसई को एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। और जो हमारा एनएसई है वो बाद में बनाया गया था, एनएसई 92 में बना था। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल है जी, नॉट इंक्लूडेड अंडर दी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इनमें से आरबीआई के फंक्शंस में क्या नहीं आएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है जी। इशू ऑफ करेंसी, क्या आरबीआई करेंसी को इशू करता है? हाँ, करता है। बैंकर ऑफ दी बैंक्स, ये हमारे बैंक्स का बैंक है, यानी कि हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं, बट अगर बैंक को पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई के पास जाता है, तो बिल्कुल सही है। बैंकर ऑफ दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी सारा बैंकिंग का काम धाम आरबीआई ही देखता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट, तो देखो जी, आरबीआई नॉर्मली इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट्स नहीं उठाता, ये वाला काम होता है कमर्शियल बैंक्स का, ये आरबीआई का काम नहीं है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बाकी सारे जो हैं दे आर स्पेसिफिकली द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पे बनेगा। चलिए, सवाल है जी यहाँ पर, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक, इनमें से कौन सा बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है? प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू पर्संस, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन पहचानना है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट इन द सोसाइटी। अब देखो जी, हमारे पास जो सेंट्रल बैंक रहता है, आरबीआई रहता है, वो तो छापता है करेंसी, वो नोट छापता है। बट जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे आते हैं, उसको लोन में तब्दीली करते हैं, लोन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो ये इनका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम होता है।
बाकी सारे काम आप इनसे जोड़ सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट। ये स्पेसिफिकली कमर्शियल बैंक्स ही करते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल है जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड, बताइए कब ये बना था, कौन से साल में बना था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली स्टेट लेवल के अंदर। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1963, 64, 65, 66। तो जो IDBI हमारे पास बना था, ये बना था 1 जुलाई 1964 के ऊपर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, IDBI है, IFCI है, ICICI है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया। तो पहले सारा जो काम धाम प्लान्स वगैरह था वो प्लानिंग कमीशन करता था, बट आज की डेट में नीति आयोग जो है एक प्लेटफॉर्म बनकर आ चुका है, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जी। नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर का। और इसीलिए ऑप्शन डी हमारा जो आंसर है यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो भारतीय संविधान है इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग की जाएगी, और ये जो लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, ये दे रखी है 7 शेड्यूल में। 3 लिस्ट दे रखी है जी। एक है यूनियन लिस्ट, इस पे यूनियन सेंटर कानून बनाएगी। एक है स्टेट लिस्ट, इस पे स्टेट कानून बनाएगी। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों कानून बनाएंगे, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। और इकोनॉमिक प्लानिंग प्यारे दोस्तों हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, विच इज लिस्ट नंबर 3 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए सवाल आ गया जी, ICICI was merged with ICICI बैंक इन द ईयर। तो देखो जी, ICICI और ICICI बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, बट ICICI के साथ मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया इसे। कौन से साल में ये घटना हुई वो आपको बताना है, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो प्यारे दोस्तों ये जो मर्जर हुआ था ये 2002 के अंदर हुआ था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, द लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीएस। एनपीएस आप समझते हैं, दे आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मे बी अपग्रेडेड एज स्टैंडर्ड एसेट्स ओनली इफ। देखो जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो हैं जिन्होंने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। यानी कि बैंक ने कुछ ऐसे लोन दिए हुए थे, जो बैंक के एसेट थे, उन एसेट्स के ऊपर अब बैंक को इंटरेस्ट वगैरह, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह है, वो आनी बंद हो चुकी है, वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं। बट हम उन्हें वापस से अपग्रेड करके स्टैंडर्ड एसेट, नॉर्मल एसेट बोल सकते हैं, अच्छा एसेट बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं ये आपको बताना है, सही ऑप्शन क्या होगा। entire arrears of interest are paid by the borrower, entire arrears of interest and principal are paid by the borrower, interest overdues and partial overdues are paid by the borrower, cannot be upgraded। अब देखो, एनपीए का मतलब है कि एसेट के ऊपर हमें इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो चुकी है, और इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट भी आता है और प्रिंसिपल भी आता है। हमें अगर इसे अपग्रेड करना है, वापस से स्टैंडर्ड एसेट बनाना है, तो ये दोनों चीजें पे करनी होंगी बोरोवर को। दोनों इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के एरियर्स चुकाने होंगे बोरोवर को, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल बैंकिंग इनेबल्ड फंड ट्रांसफर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ। आज की डेट में आपने किसी को फंड ट्रांसफर करना है, पैसे भेजने हैं, अब डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कर देते हैं, और इससे किस चीज का रिस्क यहाँ पे कम हो गया है वो आपसे पूछ रहे हैं। लिक्विडिटी कम हुई है क्या, इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, क्रेडिट कम हुआ है, या काउंटर फीट करेंसी। काउंटर फीट मतलब जो आपकी नकली करेंसी होती है, फेक करेंसी होती है। तो अब आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, असली में नोट्स नहीं चाहिए किसी को पैसे भेजने के लिए, अभी आप डिजिटली भेज सकते हैं। तो ये नकली करेंसी वाला जो रिस्क होता है ना, वो काफी हद तक कम हो चुका है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों
बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है हमारे पास, नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, किसकी स्थापना हुई थी जी? 1988 के अंदर। ऑप्शंस दिए, हुडको, एचडीएफसी, आरबीआई या फिर सेबी। अब ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक बना था, इनिशियली इट वाज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, बट 2019 के अंदर आरबीआई ने अपना सारा स्टेक ट्रांसफर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो आज की डेट में इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये जो सवाल है इसके अंदर ये अपडेट इंक्लूड नहीं किया गया, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर बनेगा अप्रोप्रिएट, वो ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बनेगा। चलिए, सवाल है जी यहां पर, विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ट्रेजरी बिल्स कैन बी इशूड बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स हमारे जो हैं उनको आरबीआई इशू करता है सरकार के बिहाफ पे, तो कॉर्पोरेट हाउसेस तो इशू नहीं करते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज फॉर फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, तो हाँ, आज की डेट में हमारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा डाल सकते हैं। इसको लेकर हमारे प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे बन चुके हैं, और इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स? तो इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट बैंक्स का फंक्शन नहीं है? देखो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मली क्या काम करेंगे, ये बेसिकली मर्चेंट बैंकर की तरह काम करेंगे, या अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इशू वगैरह लेकर आना है उसमें आपकी मदद ये करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प्स द कंपनी इन द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, तो बिल्कुल ये इनका कोर काम रहेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्राइमरी फंक्शन इज लोन डिस्पर्समेंट, ये इनका काम नहीं है। लोन डिस्पर्समेंट हमारे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं करते। इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विस टू देयर क्लाइंट्स, बिल्कुल जी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट, हाँ, तो स्टॉक मार्केट वाला सारा काम, एडवाइजिंग वाला काम, सिक्योरिटीज से जुड़े हुए सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंक्स के दायरे में आ जाएंगे, बट ये लोन डिस्पर्समेंट इसके दायरे में नहीं आएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए, सवाल है जी यहां पर, रिगार्डिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बिल्कुल जी। मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स वाली मार्केट है, लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल होती है, शॉर्ट टर्म वाली मनी मार्केट है। मेच्योरिटी इन दिस मार्केट रेंजेस फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, एक दिन से एक साल तक की मेच्योरिटी आपको देखने को यहां पे मिल सकती है, बिल्कुल जी, अप टू 1 ईयर की मेच्योरिटी देखने को मिल सकती है। Basic function of the money market is to provide efficient liquidity position for commercial banks, financial institutions, mutual funds, insurance companies, corporates, etc. तो बिल्कुल मनी मार्केट का इस्तेमाल लिक्विडिटी के लिए ही किया जाता है, ताकि हमारे जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। किसी को पैसा चाहिए, किसी को इन्वेस्ट करना है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मदद करते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। मेच्योरिटी ऑफ दिस मार्केट इज अबव 1 ईयर, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अप टू 1 ईयर वाली मार्केट है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो आंसर ऑप्शन बी यहां पे बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ द बैंक्स, तो कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। सबसे पहले सिंडिकेट बैंक, फिर है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर है आंध्रा बैंक, और फिर है इलाहाबाद बैंक। तो प्यारे दोस्तों, अप्रैल 2020 के अंदर हमारे देश के अंदर मैसिव रिकंस्ट्रक्शन किया गया आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और हमारे नंबर ऑफ बैंक्स काफी कम कर दिए गए, तो काफी सारे बैंक्स को एक में मर्ज कर दिया गया। तो हमारा जो सिंडिकेट बैंक था उसे कैनरा बैंक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, कैनरा बैंक के अंदर डाल दिया गया, मर्ज कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मर्जर हुआ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ। आंध्रा बैंक जो है इसे मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इलाहाबाद बैंक इसका मर्जर हुआ जी इंडियन बैंक के साथ। और ये सीक्वेंसिंग अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सीक्वेंसिंग हमारी बनेगी ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो आंसर है वो यहां पे बनेगी।
चलिए तो सवाल है जी, मनी मार्केट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट में इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर शेयर्स। देखो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तो क्लियरली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट हमारे जो शेयर्स रहते हैं, ये शेयर्स आपके मनी मार्केट का पार्ट नहीं है जी, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ। क्रेडिट कंट्रोल, की क्रेडिट के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल रखा जाए। ऑप्शंस दिए गए, कमर्शियल बैंक, एक्सिम पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। जब जब हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग टूल्स का जिक्र किया जाता है। और इसी में एक टूल है क्रेडिट कंट्रोल, कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज के माध्यम से क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। वो ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट कम दें लोगों को या क्रेडिट ज्यादा दें लोगों को। तो दिस इज क्लियरली एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आरबीआई किस तरीके से हमारे देश के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, कि कितना पैसा देश के अंदर होना चाहिए। अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी फॉलो करता है तो देश में पैसे की सप्लाई को बढ़ा रहा होता है, लोन सस्ते कर रहा होता है। अगर वो कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, देश में से पैसे की सप्लाई को कम कर रहा होता है, और इसके लिए वो इंटरेस्ट वगैरह बढ़ा भी देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, asset which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months is called as। अब देखिए हमारे जो एसेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट मिल नहीं रहा है, उसे हम एनपीए वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। अब एनपीए के अंदर भी फर्दर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका एसेट अप टू 12 महीने एनपीए है तो आप उसे सब स्टैंडर्ड बोल देते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर आप उसे डाउटफुल वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, और अल्टीमेटली इसे राइट ऑफ भी कर दिया जाता है, लॉस एसेट भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। फिलहाल अगर एनपीए हमारा 12 महीने या उससे कम है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट डेट आर इशूड टू मैच्योर इन 3 to 12 months। तो 3 से 12 महीने वाली मेच्योरिटी वाला कौन सा शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है हमारी नेशनल गवर्नमेंट का। कमर्शियल पेपर तो देखो कमर्शियल एंटरप्राइजेस इशू करेंगे, बॉन्ड्स भी नॉर्मली कंपनीज वगैरह इशू करती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। जो आपका ट्रेजरी बिल या टी बिल है, दे आर बेसिकली द बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स इशू करके पैसा रेज करती है शॉर्ट टर्म के लिए, अप टू 12 मंथ्स के लिए पैसे को रेज किया जाता है, अलग अलग टेन्योर के लिए ये ट्रेजरी बिल्स आरबीआई गवर्नमेंट के ब्याज पे इशू करता है। तो फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, विद रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड्स आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ समय के लिए, और ये ऐसे जो फंड्स होते हैं ये काफी सारे लोगों का पैसा पूल कर लेते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको रिटर्न कमा कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स हमारे पास ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। देखो ओपन एंडेड का होता है इसमें कभी भी आओ कभी भी जाओ, कभी भी पैसा इन्वेस्ट करके यूनिट्स खरीद लो और कभी भी आप अपने पैसा निकाल सकते हो, यूनिट्स को बेच सकते हो। ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दे रखा है वैसे तो। ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू रिडम्पशन, हाँ जी रिडम्पशन के लिए भी ऑलवेज ओपन रहते हैं। ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन, तो ये पहले वाले दोनों को एक में क्लब कर दिया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, तो म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अब देखो एक ऑप्शन आपको चूज करना है और सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का बनेगा, कि आपके जो ओपन एंडेड फंड्स रहते हैं दे आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिडम्पशन, कभी भी पैसा इन्वेस्ट करो और कभी भी रिडीम कर लो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा। चलिए तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट।
तो अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की, तो यहाँ पे आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली पैसे का लेन देन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है द पेयर एंड द पे बोथ यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स टू एक्सचेंज मनी। तो बिल्कुल ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसा भेजते हैं और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लेता है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेमिसेस ऑफ द बैंक। नहीं जी, डिजिटल में कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल में कोई चेकबुक नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप यूपीआई के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पेयर और पे दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करेंगे एक्सचेंज मनी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पे हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है भीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज। देखो भीम ऐप जो है उसे कौन यूज करेगा, कौन इस्तेमाल करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भीम ऐप बेसिकली एक यूपीआई वाला ऐप है जी, और इसके लिए आपको जो नॉर्मल यूपीआई के लिए चीजें चाहिए होती है वो चाहिए रहेंगी, जैसे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट भी आपको पड़ेगी इस ऐप को चलाने के लिए। हालांकि आज की डेट में और भी ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं, तो फिलहाल ये सारे ही आपको चाहिए रहेंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड एज माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कल्चर, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अब देखो जो भी माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल होगा वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ा होगा, बट जो मैक्रो एनवायरमेंट होगा वो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ जुड़ा होगा। और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, फाइनेंशियल कंडीशंस और कल्चर है, ये तो ओवरऑल हो गए, ब्रॉड हो गए, और ये पूरी इकोनॉमी के साथ ओवरऑल जुड़े होंगे। बट हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी को हम अपनी कंपनी के माइक्रो एनवायरनमेंट के साथ जरूर जोड़ सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज इनेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल हमारी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है कि किस तरीके से हमें टैक्सेस लगाने हैं, किस तरीके से सरकार को खर्चा करना है, कौन सी स्कीम्स लेकर आनी है, कौन से सेक्टर पे कितना खर्चा करना है, दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज इनेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है बिल्कुल सेंट्रल बैंक के दायरे में आती है, आरबीआई इसका करता धरता रहता है, तो वो डिसाइड करता है कि कितनी मनी की सप्लाई इकोनॉमी में रहनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।